तो नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं जो बीएससी फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर यानी बस बीएससी फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं इनमें 200 प्रश्नों को लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छाट कर लाया हूँ कि ये एग्ज़ाम में लगभग 20 से 25 यानी 25 से 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके फंसने वाले हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर के जो बीएससी फर्स्ट ईयर की 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मैं ये प्रश्न लाया हूँ। तो गाइस इनको स्किप मत कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए 20 से 25 नंबर पक्के लाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे 200 प्रश्न है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन मैं आपको एक एक समझाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के जो सारे क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। तो गाइज पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आपको याद रखना है अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है यानी उत्पन्न होते हैं, यह कौन सी अपक्रिया कहलाती है। तो गाइज यहाँ पे याद रखना उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होता है, जल बाहर निकलता है और कोई पदार्थ बनता है और लवण बनता है। किसी भी अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराई जाती है तो वहाँ पे क्या बनता है, लवण बनता है। लवण बनता है और प्लस में क्या निकलता है, जल निकलता है H2O। तो वहाँ पे उदासीनीकरण क्रिया होती है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है। संक्षारण हमारे उपचयन अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। तो गाइस यहाँ पे याद रखना है ये भी उपचयन अपक्रिया कहलाती है। निम्न में से कौन सी अपक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ रहते हैं, ये भी याद रखना है आपको, उदासीनीकरण और विस्थापन। इसके बाद क्वेश्चन आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह अपक्रिया क्या कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है और जल बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जल निकल रहा है। तो गैस ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, उदासीनी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी कोई जल निकलता है लवण यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है और ये क्षार है। तो गैस इनकी क्रिया कराएंगे तो ये लवण बनता है सोडियम क्लोराइड। तो इसके बाद क्या, और एक जल निकलता है। तो जल निकलता है तो और इसके बाद जल निकलता है तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, उदासीनीकरण क्रिया हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है। तो याद रखना खट्टे स्वाद वाले सभी अम्ल होते हैं। ठीक है, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये देखो क्या लिखा है, नीले लिटमस पेपर को घोल को लाल कर देता है, लाल बना देता है, वो कौन सा अम्ल क्या कहलाता है। तो यहाँ पे गाइस याद रखना है अम्ल कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 आ जाता है। इसका क्या है, किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उसके बाद जैसे अम्ल और क्षार अपनी क्रिया का लवण बनाते हैं, उससे पहले भाग लिया अम्ल और क्षार ने तो वो क्रिया कहलाती, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षारक से बने लवण का पीएच मान गाइस आप देख सकते हैं 7 से कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर जो क्षार होते हैं उनमें OH मुख्य रूप से होता है। तो यहाँ पे OH आयन ऑप्शन नंबर ए राइट ईयर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, यहाँ पे लिखा हुआ दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार लगा लीजिए और यहाँ पे याद रखना है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह गैस कौन सी होती है। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो जब पेट में जब कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो अपच यानी पचता नहीं है, तो उस अपच का उपचार करने के लिए हमें एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है जो औषधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है। जो अवक्षेपण है वो ऑक्सीकरण नहीं है। अभी क्वेश्चन आ चुका है, एक बार रिपीट हुआ है, तो गैस इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। रिपीट क्वेश्चन हो जाता है तो एक बार याद हो जाता है। तो गैस ये रिपीट हो गया, लेकिन अब देखते हैं आगे रिपीट नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत किस प्रकार की होती है, यानी कौन से रंग की होती है, तो यहाँ पे याद रखना काले रंग की होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है ऊष्माक्षेपी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है, लगभग 14 के आसपास होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा किस प्रकार क्रियाशील है, यानी अधिक क्रियाशील होता है। जिंक जो है वो लेड यानी पीबी, जिंक Zn और तथा लेड कॉपर की अपेक्षा Cu कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसके बाद क्रिया को वापस नहीं किया जा सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं दूध का दही बनना, ये रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में वो होता है कि जैसे कि हमने जल को बर्फ़ बना दिया और बर्फ़ से हम वापस जल बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन होता है जो दोबारा वापस ना बनाया जा सके, जैसे दूध से दही बना दिया, अब दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लॉ उत्सर्जित होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है श्वेत चमकदार। ठीक, श्वेत चमकदार उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गाइस यहाँ पे आपको याद रखना है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक, यहाँ पे याद रखना है एसिटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी विजातीय यौगिक है इनमें से कौन सा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रयोग जब साथ टूट जाता है तो इस पर प्लास्टर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, 2%। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप स्टार लगा लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया करती है, तो जो सोना है जो अधिक ताप पर अपक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, जो कैल्शियम होता है वो जल में तैरने लगता है, मतलब जल में डूबता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है, यानी यह कौन सा गुण है, तो ये तन्यता का गुण है। कोई भी धातु को हम कितना भी खींच सकते हैं, तार की तरह खींचा जा सकता है धातु को, अधातु को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है, तो यहाँ पे ब्रोमीन, आप याद रखना कि जो ब्रोमीन अधातु है वो चमकीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। धातु के बर्तन में, क्योंकि धातु के बर्तन में ही भोजन बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, क्योंकि सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे क्या पूछा है धातु, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी मरकरी, यानी या हम लिख सकते हैं पारा। क्या लिख सकते हैं, पारा। ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन राइट हियर हो जाएगा, पारा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर यहाँ पे पूछा होता क्या अधातु, अगर यहाँ पूछते था अधातु तो क्या हो जाता, तो हो जाता ऑप्शन नंबर, ऑप्शन दिया नहीं, ब्रोमीन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस धातु को कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, यहाँ पे आपको याद रखना है कैरोसिन है। ठीक,
केरोसिन को, सोडियम अभी मैंने बताया था आपको, सोडियम में यानी सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। इसका मतलब क्या होता है? मिट्टी का तेल। इसको इसलिए इसमें रखा जाता है क्योंकि सोडियम पानी के संपर्क में आते ही क्या करती है? विस्फोट, बहुत तेज़ी के साथ विस्फोट करती है और आग भी लग जाती है। तो गाइस यहाँ पे याद रखना है, जो सोडियम होता है इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है इसकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो यहाँ पे श्वेत फास्फोरस होता है, इसको पानी में डुबा कर रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कॉपर। कॉपर आपने याद रखा, पंखों में कॉपर का तार यूज़ किया जाता है। तो कैसे यहाँ पे ये चीज़ घरेलू चीज़ें होती हैं तो याद रखना चाहिए, इस धातु को तार के रूप में भी उपलब्ध होती है। भूपरपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे जो एजी है तो ये राइट ईयर ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे निम्न में से कौन अधातु है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताम्र, तांबा, ताम्र बोले तो तांबा एवं टिन, टिन ठीक, यहाँ पे छोटी की मात्रा है, टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा अमालगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? कार्बनिक यौगिक में क्या नहीं होता? जल विलेयता ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यानी कौन विद्युत का सुचालक है? जो अभी मैंने बताया था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होती है? पेंसिल। पेंसिल के अंदर जो लगे होते काला काला पदार्थ होता है वो क्या होता है? ग्रेफाइट। और ये विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि पेंसिल एक साइड तो सही होती है लेकिन दूसरी साइड ऊपर से बंद होती है कि दोनों साइड से नहीं खील सकते क्योंकि इसमें करंट आता है। कभी भी बोर्ड में डाल दी तो करंट आएगा, करंट लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? ये देखिए कार्बन का अपरूप हीरा भी है, ग्रेफाइट भी, ये तो आपने बहुत पहले कॉमन सुनेंगे। लेकिन फ्लोरीन भी, आप यहाँ पे अब देखेंगे कि ये दो तो आपको याद होंगे लेकिन ये फ्लोरीन है ये याद नहीं है। लेकिन तो ऑप्शन नंबर तो सी तो सभी है, ये तो दोनों है तो फिर तीसरा भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना है कि कभी कभी ये दो ही देते हैं, ग्रेफाइट और हीरा कभी एक ही देता है। तो यहाँ पे याद रखना है फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा दोनों तीनों कार्बन के अपर रूप हैं ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में कौन एल्कोहल पेय के रूप में उपयुक्त है? तो यहाँ पे एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया ग्रेफाइट, और इसी में करंट आता है ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है। तो पेंसिल में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट रबड़, रबड़ में निम्न में किसका बहुलक है? रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? जो रबड़ होता है आइसोप्रोपीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ये बोला था जो पेंसिल में पाया जाता है और ऊष्मा विद्युत का ये सुचालक होता है। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है तो आपको अभी याद हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेल लगा कागज होता है अपारदर्शक, यानी कोई भी कागज हो ये जिसमें तेल में डुबा देंगे तो आर पार देख सकते हैं उसके ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यहाँ पे याद रखना है तत्व ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यहाँ पे याद रखना है यौगिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु तो सिंगल थोड़ी नहीं, जो ऑक्सीजन है उसमें बहुत सारी मिश्रण है, बहुत सारी मतलब गैसें मिली हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिश्रण ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील क्या है? ये भी एक मिश्रण है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? ये जो है वायु ना तो कोई तत्व है और ना कोई यौगिक है, लेकिन वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु याद रखना यौगिक नहीं है ना ही तत्व है, ये क्या है? एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? आपको पता होगा, पहली ठोस, गैस और द्रव यानी तरल।
तीनों तो आपके पता है। चौथी अवस्था क्या होती है, ये भी आपको स्टार लगा लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट हेयर हो जाएगा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पे आपको 4 पता चल गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो यहाँ पे आप देखें रेत एक यौगिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रेत में क्या होता है कि रेत में मिट्टी भी होती है, कण भी होती हैं, इसलिए ये रेत है। रेत एक यौगिक है। वह व्यंजक चूर्ण क्या है? व्यंजक चूर्ण एक यौगिक है। ठीक, व्यंजक चूर्ण एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन है, वो एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। 1 मिनट, ये रहा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो गाइस यहाँ पे याद रखना है क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो ये भी आपको मैंने बता दिया, न्यूट्रॉन है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परमाणु विद्युत क्या होते हैं? परमाणु जो विद्युत होते हैं वो उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की ईंट पर नाच, आपको बताया होगा। ईंट टी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी बना देगा तो थॉमसन हो जाएगा। ठीक, ईंट पर नाच, टिक याद रखना। ईंट से ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। ईंट पर, पास से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। याद रखना है आपको क्या? ईंट पर नाच। पी से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन खोज की थी। ईंट पर नाच। और न्यूट्रॉन की खोज नाच बोले तो ना से न्यूट्रॉन की, और चा से चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? जेम्स जे थॉमसन ने। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अभी मैंने ट्रिक बताई, पर यानी प्रोटॉन खोज किसने की थी? प्रोटॉन खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन, तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। न्यूट्रॉन खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणवीय नाविक किसने खोजा था? तो ये रदरफोर्ड ने खोजा था परमाणवीय नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये भी आपने बहुत हाई स्कूल इंटर में क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा किरणों से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? ये भी आपके रदरफोर्ड भैया ने की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 होता है। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जॉन डाल्टन ने। इसके बाद क्वेश्चन आता है किसी परमाणु के वाहकतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8, अधिकतम 8। किसी परमाणु के वाहकतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। ठीक, प्रथम कक्षा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन। ठीक, फोटोन। इसके बाद क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हेनरी बेकरेल ने। ठीक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना होगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? वो नाभिक का गुण है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आता है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? ये तो याद रखना है, मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी, और रेडियो सक्रियता की इकाई भी क्या है? क्यूरी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आता है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ये तो आपको पता होगा, रदरफोर्ड ने। ठीक, इसके बाद आता है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? फैराडे ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? फैराडे ने। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम टेंडिंग से किया जा सकता है। यूरेनियम डेटिंग से किया जा सकता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो जॉन ने। या भी यूक्रेन एंड रसिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। तो याद रखना है कि
परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन। विखंडन होता है, एक परमाणु है तो यहाँ से 3 का विखंडन होगा, ठीक, फिर इन 3 से 3 3 निकलेंगे। इस प्रकार से ये कभी रुकता नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य से नाभिकीय संलयन ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि ऊर्जा उत्सर्जित कैसी होती है कि सूर्य से जो नाभिकीय संलयन होती है इसके कारण सूर्य की ऊष्मा कभी खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन होती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारित करता है? जीवाश्मों की। याद रखना है, जो है कार्बन डेटिंग किसकी आयु को निर्धारित करता है? जीवाश्म की। हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या 27। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में ये पूछा जा चुका है। कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण। इसके बाद क्वेश्चन आता है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या है? ऑक्सीकरण। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? कैवेंडिश। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? कैवेंडिश। इसके बाद क्वेश्चन आता है, किस तत्व की को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो ये भी हाइड्रोजन है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? याद रखना, एल्यूमिनियम है जो अधातु नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है? हीलियम। निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक विलायक कहते हैं? पानी को विलायक कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में जो फास्फोरस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। हीरे का 1 कैरेट कितने का होता है? 200 मिलीग्राम, 200 mg, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय। इसके बाद आग बुझाने के लिए कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपने मुँह से निकलती है, जो शुद्ध एकदम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। किसी मोमबत्ती को जब बुझाते तो फूंकते हैं तो मुँह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कहते हैं यहाँ पे आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? N2O। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में होता है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। इसके बाद अगली क्रिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं होता है हाइड्रोजन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? वर्षा का जल होता है, ये अशुद्ध जल कहलाता है। लेकिन इससे भी शुद्ध क्या होता है? अशुद्ध जल हम बना सकते हैं अपने आप, लेकिन वर्षा का जल होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, जिसे हम अशुद्ध जल भी कहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा शुद्ध क्या माना जाता है? वर्षा का जल होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रमुख 3 हाउस गैस कौन सी हैं? 3 ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं जिनका बहुत ही दुर्प्रभाव होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? यहाँ पे हीलियम गैस भरी जाती है, जिसके कारण ये आसमान में उड़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, इसका प्रभाव क्या होता है? कि इसका प्रभाव होता है जैसे कि ताजमहल, इसका रंग है जो वाइट से थोड़ा पीला पीला होता जा रहा है, तो इसका कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है। जैसे कि उनमें एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट
किसके अपर रूप? हीरे और ग्रेफाइट ये अपर रूप हैं किसके? कार्बन की। ठीक, और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नील को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आता है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है या अम्लीय है जिसका pH मान 0 होता है? वो प्रबल अम्ल होता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो किससे निकलता है? यानी लाइकेन से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन पदार्थ बनता है? ब्रंजक चूर्ण। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दी लिटमस पत्र को किस प्रकार का सूचक है? जो प्राकृतिक सूचक है। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट है दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? कैल्शियम फास्फेट का जो मसूड़ा होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, इसलिए ये बहुत मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है अपचयन और उपचयन अपक्रियाएं कैसी अपक्रियाएं ये इन्हें क्या कहते हैं? तो ये रेडॉक्स अपक्रियाएं होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसके बाद क्वेश्चन है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ भोजन तैयार करते हैं यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी प्रकाश रहने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी की डंक मारने से किस पदार्थ के उपचार का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंह साफ करने के लिए किस मंजन का प्रयोग करना चाहिए जिससे दंत क्षय रोका जा सके? तो क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करेंगे तो जो बुढ़ापे में आपके दांत नहीं गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि ये ग्रेफाइट पेंसिल में पाई जाती है और ये विद्युत की सुचालक होती है। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी दिख रहे हैं सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होती है। इसको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि इसे पानी के संपर्क में ये आते ही बहुत तेज विस्फोट करती है, तो इसलिए इसे केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में से रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ता के अयस्क क्या है? जस्ता के अयस्क क्या है? जिंक ब्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करती है? तो जो पोटेशियम होती है इन जो ऑप्शनों में, तो वो सिर्फ पोटेशियम क्रिया करती है। सोना भी क्रिया करती है लेकिन बहुत ज़्यादा उच्च ताप पर। तो यहाँ पे सामान से दिया है कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? तो यहाँ पे याद रखना उच्च होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी वो क्षारीय होते हैं। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को अभी मैंने बताया, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अगला, आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। लेकिन इससे भी शुद्ध कैरेट सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का। यहाँ पे बोला आभूषण 22 कैरेट में बना सकता है, लेकिन अभी मार्केट में आप जाएंगे तो आपको ओनली 18 कैरेट का शुद्ध सोना और आभूषण जो बना मिलेगा 18 कैरेट का मिलेगा। लेकिन वैसे आप बात करें तो 22 कैरेट का जो सोना था वो उससे आभूषण बनाए जा सकते हैं, लेकिन शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। इसके बाद देखते हैं सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव
अवस्था में होता है। तो यहाँ पे आप जरा ना ब्रोमीन, क्या पूछा है, अधातु। यहीं पे पूछता अगर धातु तो क्या हो जाता, मरकरी या पारा। पारा अगर धातु पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीसा और टिन की किसकी मिश्र धातु है, टिन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा पररूप अधिक कठोर होता है। जो हीरा होता है जो सबसे कठोर होता है। कार्बन का रूप तो ग्रेफाइट भी होता है, लेकिन सबसे अधिक कठोर कौन होता है, हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा गैस बनता है। तो यहाँ पे याद रखना कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन है सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं को पीटकर पत्र बनाना आसान है। यह धातु का गुणधर्म बताता है, यानी आघात बढ़ता। धातु को पीटने पर ये चूर चूर नहीं होगी बल्कि चादर की तरह फैल जाएगी। तो ये क्या आघात बढ़ता गुण होता है। इसके बाद आता है कार्बन क्या है। कार्बन तो आप जानते हैं कि सभी जानते हैं धातु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है। क्लोरोफॉर्म का 334 के होता है। मतलब आप समझिए क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस में किया जाता है, मन्नक के रूप में किया जाता है। मतलब बेहोशी के रूप में। जब भी ऑपरेशन वगैरह करना होता था पहले, तो पहले के ज़माने में, लेकिन अब तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि इसे बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि इसका ज़्यादा मात्रा हो जाए तो व्यक्ति बेहोश होने के बाद मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका प्रयोग अब इसे बंद कर दिया गया, अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह करता है मृदु जल में। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन जल में अम्लीय है। एथाइन। जो एथाइन है वो जल में अम्लीय होती है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं, कार्बन के। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, अपर रूप होते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आता है उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावें, यानी बताएं जिससे एथेनॉल बनता है। तो ये जो एथेन होती है उससे एथेनॉल बनता है, सिंपली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों की गुण पाए जाते हैं और क्या कहलाते हैं, उपधातु होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लें, निम्न में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है। जो लेड है वो विद्युत का कुचालक है। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों हैं, तो यहाँ पे ए बी यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाए, ऑप्शन सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो अमोनिया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो याद रखना, क्योंकि मिट्टी के तेल में केरोसिन को रखा जाता है। मिट्टी के तेल यानी केरोसिन सोडियम को रखा जाता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की नमी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, बारूद होता है एक मिश्रण। याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था, यह कहा था कणाद ने। ये बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। कोयला क्या है, कोयला एक तत्व है जो जमीन से प्राप्त किया जाता है, बनाया भी जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हीरा क्या है। हीरा एक तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, अमोनिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध तत्व कौन सा है, क्या शुद्ध तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे याद रखना सोडियम एक शुद्ध तत्व है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट की किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, जॉन डाल्टन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम विशिष्ट मूल के कण से जुड़ा है, तो वो क्या है, बोस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, डी ब्रोगली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, परमाणु। इसके बाद आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटे स्वतंत्र रूप में हो सकता है, परमाणु। ठीक, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉन संरचना पर। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु की का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर। अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चितता की सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने दिया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कण की सहायता से रदरफोर्ड ने उनकी खोज की थी। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? इसका ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गामा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने उत्सर्जन से संभार का निर्माण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी बीटा किरण का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है कि किरणें किस प्रकार के आवेश का वहन करती हैं? ऋणात्मक। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि निम्नलिखित में किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है? आयतन क्षमता। एंड आगे देखते हैं वेदन क्षमता। कहते हैं वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वो भी गामा किरणों की होती है, भेदने की क्षमता। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारक उत्पन्न होते हैं? यानी बीटा किरण के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आवृत्ति चतुष्फल की होती है? तो यहाँ पे आप देखें कार्बन टेट्रा क्लोराइड। निम्नलिखित में से किसमें आयनिक बंध नहीं होता है? तो मेथेन में आयनिक बंध नहीं होता है। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। कि कोई भी ईंधन होता है उसे जलाते हैं तो वो ऊष्मा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोयला भी उसमें आ जाता है। ठीक है, और मिट्टी का तेल और जो भी जलने वाले पदार्थ होते हैं वो सब आ जाते हैं इसमें। पेट्रोल, डीजल, कोयला, वो सब क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। सबसे ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन रहता है। जो प्राकृतिक गैस में मीथेन होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में भी मीथेन होती है। इसके बाद देखते हैं, अम्ल तथा क्षारों की अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था, अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में क्या लवण बनते हैं। और एक चीज़ रखना, प्लस करके जल निकलता है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? उदासीनीकरण क्रिया होगी। इसमें क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त पीच स्तर क्या होता है? तो याद रखना है, ये 7.35 से 7.45 के लगभग होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थ में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? हीरा ओनली एक ही तत्व से बना है। ठीक है, जो कार्बन का अपर रूप भी है। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन कहलाती है। ठीक है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो क्या है? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। याद रखना, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। और ये कार्बन का यानी कार्बन का अपर रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? कांच। कांच एक अतिशीतित द्रव है, यानी कि द्रव है। इसे द्रव क्यों कहा गया है? क्योंकि कांच को बहुत ज़्यादा समय तक रखे रहने पर ये पिघलने भी लगता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे पिघलता है, इसलिए इसे द्रव कहा गया है, अतिशीतित द्रव। क्योंकि आप कभी भी किसी बड़ी मंजिल में जाना, बहुत पुराने, आज से 50 साल पुरानी मंजिल में जिसमें कांच लगा, तो आप याद देखेंगे कि कांच तो लगा मिलेगा, लेकिन जो ऊपर की परत होगी वो पतली हो चुकी है, वो नीचे होगी वो बहुत मोटी हो चुकी है, क्योंकि कांच पिघल कर नीचे आ जाता है। तो याद रखना, इसीलिए इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? तो यहाँ पे याद रखें, सल्फर डाइऑक्साइड ये तो है ही,
मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सभी हो गए। अगला देखते हैं कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, वो ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो हाइड्रोजन। कौन सी गैस, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्क्रित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है, याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन है कि विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं, अपशिष्ट क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न में की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, तो जीवाश्म की आयु, जो कार्बन डेटिंग है किसकी आयु का निर्धारण करता है, तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण कौन करता है, कार्बन डेटिंग। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग निम्न में से किसका आयु का निर्धारण करता है, जीवाश्मों का। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई की नोक में क्या होता है, लाल फास्फोरस होता है। ये तो आपको याद रखना, क्योंकि आप अधिकांश यूज होता है, हर घरों में यूज होता है, क्या लगा होता है, लाल फारूस। दिया सलाई की नोक पर क्या लगा होता है, लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है, कार्बन, क्योंकि कार्बन का ही अपर रूप होता है। हीलियम की खोज किसने की थी, लॉकेयर ने। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, जीनॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए, यहाँ पे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी। इससे आप अगर आपने इसे 2 बार रिवीजन इसका किया तो लगभग आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन याद हो गए कि लगभग 20 से 30 प्रश्न आपके यहाँ से फंस जाएंगे। तो पहले पेपर में था। आई होप कि यदि आप इसे याद कर लेंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो इसी प्रकार की मैं वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी की मैं इस प्रकार से जो बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनका पेपर मैं इस प्रकार सॉल्व कराता रहूँगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।